डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या थी। तो सबसे पहले देखिए, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो उसको जान लेते हैं। 1773 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग विद ईस्टर्न कंट्रीज आफ्टर इट्स इस्टेब्लिशमेंट इन 1600। आपको पता ही है कि 1600 के अंदर भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड करने के लिए आई थी। ये कि इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 द कंपनी गेंड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और सेकंड पॉइंट में बोलता है कि जो कंपनी की एक पॉलिटिकल पावर थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 के अंदर जो बक्सर की लड़ाई होती है उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उसने पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में ले लिया। तीसरा पॉइंट बोलता है द कंपनी वॉज इन अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ फ्रंटियर एंड हैवी एक्सपेंडिचर इन वेरियस वॉर्स। अब लगातार जो कंपनी थी वो लड़ाई लड़ रही थी अपने हर फ्रंटियर पे, तो उसकी वजह से उसको कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी आई। तो ये भी एक रीज़न था रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का। फोर्थ पॉइंट बोलता है इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट आफ्टर लॉर्ड नॉर्थ प्रेजेंट हिज फेमस बिल इन पार्लियामेंट ऑन मे 18 1773। तो लॉर्ड नॉर्थ एक बिल लेकर के आए थे, फेमस बिल करके जाना गया है, 18 मई 1773 में। तो उसके बाद ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। और फिफ्थ पॉइंट बोलता है दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। भारत के ऊपर यानी कि कंपनी के ऊपर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर संसदीय कंट्रोल, संसदीय जो कंट्रोल था, पार्लियामेंट्री कंट्रोल था, वो बनाए रखने के लिए ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, भारत के ऊपर पहले तो जो कंपनी थी वो व्यापार कर रही थी, ठीक है ना, तो वहाँ से वो एक अपना मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है, एक प्रमाण पत्र लेकर के आ जाती थी कि ठीक है आपके पास एक परमिशन है, आप उसको शो कर सकते थे और भारत के अंदर व्यापार कर सकते थे। लेकिन आफ्टर दैट जब ये सारी चीज़ें हो गई तो यहाँ पे फिर भारत के ऊपर एक डायरेक्ट कंट्रोल होने लगा, किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो यहाँ से कुछ रूल्स बनाए गए जिसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या बोलता है। So the Regulating Act 1773 was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India, as well as the first time the company's political and administrative functions were recognized. This act was created as a result of the British East India government's mismanagement which caused the companies to bankrupt, forcing the government to intervene. तो क्या होता है, जैसे हमने बैकग्राउंड के अंदर देखा कि जो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मतलब कि पैसे का फ्लो हो गया या कुछ भी था, उसकी वजह से ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको ये रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, अगर बात करें इसके मेन ऑब्जेक्टिव की, तो था द मेजर गोल ऑफ इनेक्टिंग द रेगुलेटिंग एक्ट वाज टू कीप ट्रैक ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस इन। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द मेजर गोल ऑफ इनेक्टिंग द रेगुलेटिंग एक्ट वाज टू कीप ट्रैक ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस इन इंडिया एंड इंग्लैंड। जो भी चीज़ें इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कंपनी के द्वारा की जा रही है उनके ऊपर एक चेक रखना। और दूसरा बताता है कि एज वेल एज टू एलिमिनेट एनी एग्जिस्टिंग फ्लॉज, जो मौजूदा उसके अंदर खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए भी ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो सिनेरियो है वो समझ आ गया होगा, जो सिस्टम चल रहा है अभी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बनाने का। तो एक हमने इसकी बैकग्राउंड देखी, क्यों लाना पड़ा, इसका एक ऑब्जेक्टिव भी हमने देख लिया कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है ना, जो कंपनी है उसके ऊपर चेक रखना। तो एक जो काम यहाँ पे किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, तो उसके ऊपर एक चेक रखना इसलिए भी किया गया। और कंपनी के अंदर जो भी
खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, मौजूदा जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए भी ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अब बात करते हैं इसके कुछ की प्रोविज़न्स हैं, तो उनको एक एक करके समझते हैं कि क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें इसके अंडर की गई। सबसे मेन टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट बोलता है द गवर्नर ऑफ बंगाल्स नेम वॉज चेंज टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा। एंड ही वॉज ऑल्सो गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। पहले उसके पास अकेला बंगाल हुआ करता था, अब उसके पास 2 और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको पकड़ाई गई, वो थी मद्रास और मुंबई। ओके, तो और उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और उसके अंडर 2 चीज़ें और आ गई, बॉम्बे एंड मद्रास। 4 बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स मेंबर्स वर सिलेक्टेड बाय द गवर्नर जनरल इन बंगाल। देखिए, गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसके द्वारा 4 ऐसे मेंबर को सिलेक्ट किया गया जिनको बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कहा जाता था। फर्स्ट है फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग मॉनसन एंड द बारवेल। 4 इसके अंडर काम करेंगे। थर्ड बोलता है वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड ही वॉज ज्वाइंड बाय द 4 बोर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स और 4 उसके मेंबर्स थे। फोर्थ पॉइंट, ओनली द ब्रिटिश मोनार्क ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुड रिमूव दिस। देखिए, जो ओनली द ब्रिटिश मोनार्क, मतलब ब्रिटिश मोनार्क जो भी था, राजा रानी, ऑन द रिकमेंडेशन, उसकी रिकमेंडेशन से ही द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुड रिमूव दिस, तो उनको हटाया जा सकता था। किसके द्वारा? जो ब्रिटिश मोनार्क था और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे और हटाने का जो प्रोविज़न है वो ब्रिटिश मोनार्क के पास था। किसको? ये जो गवर्नर जनरल थे और उसके जो मेंबर्स थे। द 5-year टर्म फॉर बोर्ड मेंबर हैड टू बी कंप्लीटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहा गया यहाँ पे? 5-year टर्म्स, मतलब 5 साल का जो उनका कार्यकाल था, फॉर बोर्ड मेंबर्स हैड टू बी कंप्लीटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिफ्थ पॉइंट बोलता है द हाई कोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन कोलकाता, देयर वर 4 जजेस इन टोटल इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो एक हाई कोर्ट बनाया गया कोलकाता के अंदर और देयर वॉज 4 जजेस इन टोटल इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस और 3 और जजेस के साथ बैठेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है प्राइमरी एंड एपीलेट ज्यूरिडिक्शन वाज असाइंड टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, जो भी प्राथमिक और अपीलीय ज्यूरिडिक्शन होगी वो असाइन की जाएगी किसके द्वारा, किसके लिए होगी? वो होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, प्राइमरी एंड एपीलेट ज्यूरिडिक्शंस वाज असाइंड टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए। सर एलिजा इम्पे सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस वाइल लेमेस्टर, चैम्बर्स एंड हेडे वर द अदर जजेस ऑफ द कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1774। तो 1774 के अंदर जो कलकत्ता के अंदर कोर्ट बनाया गया था उसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्पे और 3 जो जजेस थे बाकी, लेमेस्टर, चैम्बर्स और हेडे। नेक्स्ट है मिलिट्री एंड सिविलियन ऑफिसर्स अंडर द कंपनीज वर प्रोहिबिटेड फॉर एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट, डोनेशंस, प्राइजेस फ्रॉम प्राइवेट बिजनेसेस एंड इंडियन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो कोई भी गिफ्ट है, कोई भी प्राइज़ है, ठीक है ना, वो कंपनी के जो ये ऑफिसर्स हुआ, मिलिट्री एंड जो सिविलियन ऑफिसर्स हुआ करते थे उस रैंक के ऊपर, तो वो प्रोहिबिटेड किए गए थे कि कोई भी चीज़ वो नहीं ले सकते। ओके, तो जो कंपनी के अंडर जो भी काम कर रहा है उसको कोई भी गिफ्ट, डोनेशन और प्राइज़ या कुछ भी है वो एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था कि प्रोहिबिटेड था, नहीं ले सकते थे। दिस लॉ इस्टेब्लिश्ड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टर्म वुड बी 4 years। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टर्म हुआ करेगी वो 4 साल है। एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स वुड बी इंक्रीज 24। और जो नंबर मैक्सिमम बढ़ाए जा सकते हैं वो 24 हो सकते हैं। एंड विद 6 मेंबर्स हैविंग अ 1 year लीव टू एब्सेंस। तो 6 साल तक 6 जो मेंबर हैं, 6 मेंबर्स हैविंग अ 1 year लीव ऑफ एब्सेंस। The Crown's authority was further enhanced by the Court of Director by this Act।
तो जो क्रोन्स की अथॉरिटी है उसको एनहांस किया गया बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। इंडियाज सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स एज वेल एज रेवेन्यूज वर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज टू द ब्रिटिश क्रोन। सो इंडिया की जो भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे और जो रेवेन्यू थे वर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज टू द ब्रिटिश क्रोन। द कंपनीज ऑफिसर्स एंड स्टाफ वर गिवन अ पे रेज। द कंपनी ऑफिसर्स एंड स्टाफ वर गिवन अ पे रेज। तो यहाँ पे बताया गया कि जो कंपनी के ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर्स हुआ करते थे उनकी जो पे थी वो बढ़ाई गई। एंड इंडिया सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स एज वेल एज इट्स रेवेन्यूज वर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज टू द ब्रिटिश क्रोन। तो इंडिया के जितने भी जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हुआ करते थे, जो भी रेवेन्यूज़ वगैरह थे, वो उसको ब्रिटिश क्रोन के सामने रखना एक ज़रूरी बताया गया। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जो रेगुलेटिंग एक्ट के थे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। सबसे पहले ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने लागू किया था कंपनी के ऊपर 1774 में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।